एक छोटे से कस्बे के बाहरी छोर पर, जहां धूल भरी सड़कें दूर तक जाती थीं, एक पुराना ढाबा स्थित था। बोर्ड पर लिखा था अन्नपूर्णा ढाबा, लेकिन इलाके के लोग उसे उसके नाम से नहीं बल्कि मालिक के बर्ताव से जानते थे। उस ढाबे का स्वामी था सत्यपाल, जो पूरे क्षेत्र में अपनी कंजूसी और लालच के लिए कुख्यात था। सत्यपाल का एक ही मूल मंत्र था, दुनिया में सिक्कों की घनक ही सबसे मधुर संगीत है। उसके लिए भावनाएं और ईमानदारी फिजूल की बातें थीं। उसका ढाबा हमेशा ग्राहकों से भरा रहता था, लेकिन सत्यपाल का पेट कभी नहीं भरता था। अरे ओ केशु, दाल के पतीले में 2 जग पानी और डाल दे। ग्राहक यहाँ स्वाद चखने नहीं, सिर्फ पेट की आग बुझाने आते हैं। केशु ने हिचकिचाते हुए कहा। पर सेठ जी, दाल तो पहले ही पानी जैसी दिख रही है। सत्यपाल कड़क कर बोला। ज्यादा दिमाग मत चला, वरना महीने के आखिर में हिसाब बराबर कर दूंगा। ये मेरी गद्दी है, यहाँ मेरा हुक्म चलता है। केशु चुपचाप काम में लग गया। वो जानता था कि पत्थर से सिर टकराना बेकार है। सत्यपाल हर चीज में हेराफेरी करता, मसालों में मिलावट, वजन में कमी और बासी सब्जियां। यही उसकी सफलता के नुस्खे थे। लोग खाते, मुंह बिगाड़ते और कभी कभी टोकते भी। सेठ, आज सब्जी में वो बात नहीं है। सत्यपाल बेरुखी से जवाब देता। भाई साहब, जितने पैसे दिए हैं उसमें शाही पनीर की उम्मीद मत रखिए। जो मिला है चुपचाप खाइए। धीरे धीरे सत्यपाल की तिजोरी भरने लगी, लेकिन जितना पैसा बढ़ता उसकी भूख उतनी ही विकराल होती गई। उसने ठान लिया कि अब वो मुनाफे के लिए किसी भी हद तक जाएगा। एक दिन कस्बे में चर्चा हुई कि एक सिद्ध महात्मा इस मार्ग से गुजरने वाले हैं। सेठ जी, लोग कह रहे हैं कि बाबा के पास दिव्य दृष्टि है। वे इंसान के भीतर का सच देख लेते हैं। सत्यपाल हंसकर बोला। अरे केशु, ये बाबा वैरागी सब दिखावा है। अगर वो मेरे यहाँ आए तो उनसे भी पूरा बिल वसूलूंगा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वो साधु महात्मा ढाबे पर पधारे। सत्यपाल ने उन्हें भी वही बेस्वाद और मिलावटी खाना परोसा और दाम ऊंचे वसूले। बाबा ने बिना कोई शिकायत किए भोजन किया और उठते समय सत्यपाल की आंखों में देखकर धीमे स्वर में कहा, वत्स, जो तू आज दूसरों को बांट रहा है, कल वही तेरी थाली में लौट कर आएगा। महात्मा चले गए। सत्यपाल ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसके लिए वे केवल एक और ग्राहक थे। लेकिन उस रात सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गहरा था। ढाबे के बाहर लटकी लालटेन हवा में किसी पेंडुलम की तरह डोल रही थी। सत्यपाल बिस्तर पर था, पर नींद गायब थी। जो तू आज बांट रहा है, कल वही तेरी थाली में आएगा। ये शब्द उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। वो बार बार करवट बदलता, माथे का पसीना पोंछता। उसने उठकर अपने गल्ले के नोटों को गिना, पर आज उन नोटों की खनक में उसे वो सुकून नहीं मिला। अगली सुबह जब धूप टीन की चादरों पर चमकी, सत्यपाल ढाबे कर पहुंचा। उसकी आंखें लाल थीं। सेठ जी, तबीयत ठीक है ना? अपना काम कर, मेरी फिक्र छोड़। दोपहर का भोजन तैयार हुआ। सत्यपाल ने जैसे ही दाल का पहला निवाला लिया, उसका चेहरा कड़वाहट से भर गया। ऐसा लगा मानो वो भोजन नहीं, रेत और कंकड़ खा रहा हो। केशु, ये क्या बनाया है? वही जो रोज बनाता हो सेठ जी। सत्यपाल ने दूसरा निवाला लिया, पर गले से नीचे उतारना दूभर हो गया। आज उसे उस खाने की असली कीमत समझ आ रही थी, जो वो सालों से लोगों को खिला रहा था। धीरे धीरे ग्राहक आने लगे। जो भी आता एक निवाला खाता और उठ खड़ा होता। सत्यपाल, ये खाना है या सजा? आज के बाद यहाँ नहीं आऊंगा। शाम होते होते ढाबे पर सन्नाटा पसर गया। उस रात सत्यपाल को एक भयावह सपना आया। उसने देखा कि वो एक अंतहीन सड़क पर भूखा बैठा है और खुद का ढाबा उसके सामने है। वो अंदर जाता है, पर वहां उसे वही सड़ी गली सब्जियां और गंदा पानी परोसा जाता है। वो चीख उठा और उसकी नींद खुल गई। अब लालच की जगह डर ने ले ली थी। सत्यपाल को समझ आ गया था कि वो खुद के बुने जाल में फंस चुका है। उसने एक बड़ा फैसला लिया। केशु, कुछ दिनों के लिए ढाबा बंद रहेगा। मुझे खुद की तलाश में निकलना होगा। सत्यपाल कई दिनों तक भटकता रहा। अंततः उसे नदी के तट पर वही महात्मा मिले। बाबा, मेरा अहंकार और लालच हार गया। महात्मा मुस्कुराए। पुत्र, जिस दिन इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए, समझो उसकी जीत की शुरुआत हो गई। सत्यपाल वापस लौटा। अब अन्नपूर्णा ढाबे का कायाकल्प हो चुका था। केशु, आज से इस ढाबे में वही बनेगा जो हम खुद खुशी खुशी खा सके। शुद्ध घी, ताजी सब्जियां और भरपूर प्यार। सब्जी वाला जब बासी सब्जियां लेकर आया तो सत्यपाल ने विनम्रता से मना कर दिया। नहीं भाई, अब मेरा कोई भी ग्राहक बीमार नहीं पड़ना चाहिए।
मुझे चंद रुपयों का मुनाफा नहीं, लोगों की दुआएं चाहिए। लोग धीरे धीरे वापस आने लगे। अब ट्रक ड्राइवर वहां रुकते और तृप्त होकर निकलते। सेठ, आज तो खाने ने माँ की याद दिला दी। सत्यपाल मुस्कुराकर कहता। यही मेरी असली कमाई है भाई। एक दोपहर एक छोटा लड़का ढाबे के बाहर खड़ा था। नाम था उसका नितिन। उसके कपड़े फटे थे और आंखों में गहरी भूख। बाबूजी, क्या थोड़ा खाना मिल सकता है? पैसे नहीं है। पुराना सत्यपाल उसे दुत्कार देता, पर नया सत्यपाल आगे बढ़ा। अंदर आओ बेटा। केशु, नितिन के लिए एक विशेष थाली लगाओ। नितिन ने जब भरपेट खाना खाया तो उसकी आंखों की चमक ने सत्यपाल का दिल भर दिया। काम करोगे मेरे साथ? सत्यपाल ने पूछा। हाँ बाबूजी, पर मुझे पढ़ना भी है। तुम यहाँ काम भी करोगे और पास के स्कूल में पढ़ोगे भी। तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी। अब सत्यपाल अमीर नहीं बल्कि समृद्ध था। नितिन सुबह स्कूल जाता और शाम को ढाबे पर हाथ बटाता। सत्यपाल अब हर ग्राहक से पूछता, भाई साहब, नमक ठीक है? कुछ और चाहिए? समय का पहिया घूमता गया। सत्यपाल ने सीखा कि लालच इंसान को अकेला कर देता है, जबकि ईमानदारी उसे पूरी दुनिया से जोड़ देती है। जिसके मन में संतोष और हाथ में ईमानदारी होती है, उसके ढाबे पर ईश्वर खुद अतिथि बनकर आते हैं। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम का एक शांत गांव था। उस गांव में रहमान चाचा और उनका बेटा आरिफ रहते थे। वे लगभग 10 साल पहले लखनऊ की गलियों को छोड़कर रामपुर बसे थे। बाप बेटे मिलकर गांव के किनारे एक छोटा सा ढाबा चलाते थे, लखनवी नवाबी दम बिरयानी। सूरज की पहली किरण के साथ ही उनके ढाबे का चूल्हा जल जाता था। उनकी बिरयानी की खुशबू ऐसी जादुई थी कि राह चलते मुसाफिरों के कदम खुद ब खुद वहां रुक जाते थे। आरिफ बेटा, आज जरा फुर्ती दिखाओ। कल की भीड़ देखकर लगता है कि आज चावल और गोश्त की खपत ज्यादा होगी। आज मौसम बड़ा खुशनुमा है, बिल्कुल लखनऊ की उन ठंडी सुबहों जैसा। जी अब्बा, आग दहक चुकी है, बस पानी के खौलने की देर है। और आप लखनऊ की फिक्र क्यों करते हैं? रामपुर के लोगों ने हमें इतना प्यार दिया है कि अब यही हमारा वतन है। तभी गांव के पुराने निवासी शंकर काका वहां आ पहुंचे। अरे रहमान भाई, अभी तो सूरज भी पूरी तरह नहीं निकला और तुमने महक बिखेरनी शुरू कर दी। तुम्हारी इस हांडी की खुशबू सीधे मेरे घर की खिड़की से अंदर आती है। नींद तो जैसे गायब ही हो गई। रहमान चाचा मुस्कुराए। खुले दिल से स्वागत है शंकर काका, आइए तशरीफ रखिए। अभी तो बस केसर और खड़े मसालों का दम लगा है, असली रंगत तो दोपहर तक उतरेगी। तब तक आपके लिए अदरक वाली कड़क चाय बनवा दूं? चाय तो बस एक बहाना है रहमान, असल में तो हम तुम्हारे इस अपनेपन के खींचे चले आते हैं। सच कहूं तो अगर 10 साल पहले तुम लोग यहाँ न आए होते तो हमें पता ही नहीं चलता कि स्वाद में भी इबादत होती है। देखते ही देखते दोपहर हुई और ढाबे पर तिल रखने की जगह नहीं बची। आरिफ ने फुर्ती से सबको पत्तलों पर बिरयानी परोसी। हर निवाला लेने वाला बस तारीफों के पुल बांध रहा था। गांव का एक युवक विक्की बोला, आरिफ भाई, क्या कमाल कर दिया। शहर के 5 सितारा होटलों में भी ये बात कहाँ? सच बताओ, इसमें कौन सा गुप्त मसाला डालते हो? आरिफ ने विनम्रता से कहा, विक्की भाई, कोई जादू नहीं है, बस अब्बा की बरकत और धैर्य है। हम मसाले खुद सिलबट्टे पर पीसते हैं और ये जो धीमी आंच है ना, इसे बस उतना ही रखते हैं जितना सुकून से दिल धड़कता है। जब चावल और मसाले एक दूसरे में समा जाते हैं तभी ये स्वाद निखरता है। रहमान चाचा ने बात आगे बढ़ाई, बेटा, खाना बनाना किसी तपस्या से कम नहीं। लखनऊ में मेरे उस्ताद कहते थे कि जितनी तसल्ली रखोगे उतना ही नूर खाने में बरसेगा। आप लोगों की दुआएं ही इस मिट्टी की हांडी में स्वाद भर देती हैं। पूरा गांव रहमान चाचा का कायल था। उनकी ईमानदारी और मीठी बोली ने सबका दिल जीत लिया था। लेकिन उसी रामपुर में भैरव सिंह नाम का एक ईर्ष्यालु व्यक्ति रहता था। उसे रहमान चाचा की बढ़ती शोहरत फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वो अक्सर ढाबे से दूर खड़ा होकर बुदबुदाता, ये बाहरी लोग यहाँ आकर मेरे गांव वालों का पैसा बटोर रहे हैं, इसे तो मैं बर्बाद करके ही दम लूंगा। पर लोग तो इसके अंधे भक्त बने बैठे हैं, कुछ बड़ी चाल चलनी होगी। अगले ही पल भैरव सिंह चेहरे पर झूठी मायूसी ओढ़कर ढाबे के अंदर दाखिल हुआ और जोर जोर से छाती पीटने लगा। हाय, मैं तो लुट गया, अब मेरा क्या होगा? रहमान चाचा घबराकर पास आए। भैरव भाई, क्या हुआ? आप इतने विचलित क्यों हैं? बैठिए, पानी पीजिए। चाचा, क्या बताऊं, अपनी बदकिस्मती का रोना किसके पास रोऊं, पर आप जैसे दयालु इंसान के अलावा मुझे कोई सहारा नहीं दिखा। धीरज रखिए भैरव, बात तो बताइए, क्या घर में सब कुशल है?
भैरव ने घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहा, घर कहाँ बचा चाचा, उस लालची साहूकार ने मेरे पुश्तैनी खेत के कागज दबा लिए हैं। उसने कहा है कि अगर शाम तक 5,000 रुपए नहीं चुकाए तो वो मेरे बीमार माता पिता को घर से बाहर निकाल देगा। मैं पूरे गांव में भटका पर सबने दरवाजे बंद कर लिए। रहमान चाचा का दिल पसीज गया। तौबा, ये तो सरासर अन्याय है। भैरव भाई, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, आप चिंता न करें। भैरव ने हाथ जोड़ लिए। चाचा, आप तो इस गांव के लिए फरिश्ता हैं। अगर आज आपने लाज बचा ली तो मैं उम्र भर यहाँ जूठे बर्तन मांझकर कर्ज उतारूंगा। बस कल मेरी फसल बिकते ही मैं आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा। रहमान चाचा ने अंदर से पैसे लाकर दिए। ये लीजिए 5,000 रुपए, अपने परिवार को बचाइए। लौटने की जल्दी नहीं है, जब हाथ में बरकत हो तब दे दीजिएगा। भैरव पैसे लेकर दुआरी देता हुआ चला गया, पर आरिफ को कुछ खटक रहा था। अब्बा, मुझे ये सब सही नहीं लग रहा। भैरव सिंह कभी हमसे सीधी बात नहीं करता था, और फसल कटने में तो अभी 2 महीने हैं, वो कल पैसे कैसे लौटाएगा? रहमान चाचा ने उसे समझाया, आरिफ मियाँ, जब कोई हाथ फैलाकर मदद मांगता है तो उसकी नीयत नहीं, उसकी जरूरत देखी जाती है। अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसका हिसाब ऊपर वाला करेगा। हम अपनी इंसानियत क्यों छोड़ें? लेकिन अब्बा, ये हमारी मेहनत की पूरी बचत थी। हमें अगले हफ्ते का राशन और सामान भी मंगवाना है। रिस्क देने वाला वो मालिक है बेटा, बांटने से कभी कम नहीं होता। अगली सुबह भैरव सिंह फिर से रोता हुआ आया। अनर्थ हो गया चाचा, मैं तो कहीं का नहीं रहा। रात को चोरों ने सब लूट लिया, आपके दिए पैसे और मेरी माँ के गहने भी ले गए। अब मैं आपको पैसे कैसे लौटाऊंगा? मैं तो जीते जी मर गया। आरिफ ने टोका, भैरव काका, आपके घर के बाहर तो हमेशा 2 कुत्ते और रखवाला रहता है, फिर चोरी कैसे हुई? अरे बेटा, चोर थे या साया पता ही नहीं चला। अब मुझ पर ये कर्ज का बोझ पहाड़ जैसा है। मुझे अपने यहाँ काम पर रख लीजिए, मैं सफाई करूंगा, बर्तन धोऊंगा, पर मुझे खाली हाथ न भेजें। मैंने सुना है कि आप कल कुछ दिनों के लिए शहर जा रहे हैं, आरिफ अकेला कैसे संभालेगा? रहमान चाचा ने कहा, आप हमारे गांव के बुजुर्ग हैं, आपसे बर्तन नहीं धुलवा सकता। खैर, आरिफ की बुआ की तबीयत खराब है और मुझे जाना ही होगा। अगर आपकी जिद है तो आप सामान लाने और मसाले कूटने में आरिफ की मदद कर दीजिएगा। भैरव सिंह मन ही मन मुस्कुराया, ऐसी सेवा करूंगा कि फिर कभी ढाबा खोलने के काबिल नहीं बचोगे। आरिफ ने बाद में अपने पिता से कहा, अब्बा, मुझे उसकी बातों में शहद नहीं, जहर की महक आ रही है। उसकी आंखों में दुख नहीं, चालाकी है। वो हमारी 10 साल की इज्जत एक पल में मिट्टी में मिला देगा। बेटा, शक का कोई इलाज नहीं। अगर वो गलत इरादे से भी आया है तो हमारी अच्छाई शायद उसे बदल दे। तुम बस अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। अगले दिन से भैरव सिंह ढाबे पर आने लगा। वो ग्राहकों के सामने बहुत विनम्र बनता, उनकी प्लेटें लगाता और मीठी बातें करता। गांव की मुखिया ने भी उसकी तारीफ की। आरिफ का शक धीरे धीरे कम होने लगा और वो भैरव पर भरोसा करने लगा। एक दिन आरिफ ने भैरव सिंह से कहा, काका, जरा सोहन की दुकान से ताज़ा चिकन ले आइए, आज भीड़ ज्यादा होने वाली है। भैरव सिंह तुरंत बाजार गया, पर उसने सोहन से कहा, सुन सोहन, मुझे वो बासी और खराब मांस दे दे जो तू फेंकने वाला था, और सुन, आरिफ को कहना कि ये सबसे महंगा और ताज़ा माल है। मैं इसके बदले तुझे कुछ पैसे ज्यादा दूंगा। लेकिन सोहन एक ईमानदार कसाई था और रहमान चाचा का बहुत सम्मान करता था। उसने भैरव की घटिया बात सुनकर उसे फटकार लगाई और सीधे उसके घर पहुंच गया। सोहन ने आरिफ को सारी सच्चाई बता दी। आरिफ का खून खौल उठा। निकल जाइए यहाँ से, और जो 5,000 रुपए आपने चोरी का नाटक करके हड़पे थे उसे कल सुबह तक ब्याज सहित लौटा दीजिएगा, वरना पंचायत में आपका हिसाब होगा। एक बहुत ही खुशहाल और हरा भरा गांव था। वहां के लोग दिन भर खेतों में पसीना बहाते और शाम को गांव के चौक पर अपनी छोटी मोटी दुकानें लगाकर गुजारा करते थे। उसी गांव में 2 जिगरी दोस्त रहते थे, वीरू और जय। दोनों ही बेरोजगार थे और काम की तलाश में भटक रहे थे। एक दिन वे गांव के सबसे पुराने चाय वाले काका की दुकान पर बैठे थे। वीरू, काका, आखिर किस्मत हमसे इतनी रूठी क्यों है? कोई हमें काम पर रखने को तैयार ही नहीं होता। काका, बेटा वीरू, काम मांगने से पहले काम सीखना पड़ता है। तुम दोनों को ना तो खेती का तजुर्बा है और ना ही कोई हुनर, भला कोई तुम पर दाव क्यों लगाए? काका, आपकी बात 100 टप्पे सही है, पर घर वाले अल्टीमेटम दे चुके हैं। अगर 1 महीने में कमाई शुरू नहीं की तो घर में घुसना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा चलो, एक काम करो, मेरी दुकान पर कप धोने और मेज साफ करने का काम कर लो, महीने के 60 रुपए दे दूंगा। शुक्रिया काका, पर हमें 1 महीने का समय दीजिए, हम कुछ अपना ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर बात नहीं बनी तो आपकी शरण में जरूर आएंगे।
दोनों वहां से निकले ही थे कि चौक पर एक भीड़ देखी। एक आदमी ऑटो में कुछ बेच रहा था। जय, वीरू देख, उस ऑटो वाले के पास कितनी भीड़ है, आखिर ऐसा क्या बेच रहा है वो? चलो अभी नहीं जाते, जब भीड़ कम होगी तब पूछेंगे। भीड़ छटने के बाद वे ऑटो वाले के पास पहुंचे। जय, भाई साहब, बड़े चर्चे हैं आपकी दुकान के, क्या बेच रहे हो? ऑटो वाला, ये लजीज मटन बिरयानी है भाई, घर से बनाकर लाता हूँ और यहाँ बेचता हूँ। इस बिरयानी के दम पर ही मैंने ये नया ऑटो खरीदा है। वाह, क्या बात है भाई, क्या आप हमें भी ये हुनर सिखा सकते हैं? हम बेरोजगार हैं, सीख जाएंगे तो अपना भी गुजारा कर लेंगे। ऑटो वाला हंसते हुए, अरे भाई, मैं कोई समाज सेवक नहीं हूँ, अगर तुम्हें सिखा दिया तो तुम मेरी बगल में दुकान खोलकर मेरी छुट्टी कर दोगे। चलो अपना रास्ता नापो। दोनों मायूस होकर वहां से चल दिए। जय, देखा वीरू, 4 पैसे क्या आ गए, इंसान जमीन छोड़ देता है। अगर वो सिखा देता तो हम भी कल से काम शुरू कर देते। छोड़ उसे जय, हमें बिरयानी बनानी नहीं आती तो क्या हुआ, मेरी माँ तो उस्ताद है, चलो उनसे सीखते हैं। वैसे भी वो ऑटो वाला दोपहर बाद आता है, अगर हम सुबह ही दुकान खोल लें तो सारा बाजार हमारा होगा। दोनों वीरू के घर पहुंचे। माँ उन्हें साथ देखकर चौंक गई। आज सूरज कहाँ से निकला है? तुम दोनों एक साथ घर पर, और वो भी सूरज ढलने से पहले? माँ जी, आज एक बहुत जरूरी मदद मांगने आए हैं, अगर आप साथ देंगी तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। बोलो बच्चों, क्या बात है? माँ, आप हमें अपनी मशहूर बिरयानी बनाना सिखा दो, हम गांव के चौक पर दुकान खोलना चाहते हैं। पर अचानक बिरयानी ही क्यों? क्योंकि गांव में इसकी बहुत मांग है माँ, हमने देखा है कि लोग इसके लिए घंटों इंतजार करते हैं। बस एक समस्या है, हमारे पास ठेला नहीं है। अरे पागल, तुम्हारे पिताजी का पुराना जनता ढाबा बरसों से बंद पड़ा है, तुम उसे ही साफ करो और कल से काम शुरू करो। जाओ, पहले सामान लेकर आओ। माँ ने दोनों को बारीकी से मसाले भूनना और चावल पकाना सिखाया। अगले दिन उन्होंने ढाबा खोल दिया। तभी गांव का एक लड़का बबलू वहां आया। अरे वीरू, जय, तुम दोनों ढाबा चला रहे हो? हाँ भाई, गांव में बिरयानी की कमी थी सो हमने बीड़ा उठा लिया। हम सुबह 7 बजे से ही शुरू कर देते हैं ताकि खेतों पर जाने वाले मजदूर भी पेट भर कर जा सकें। कीमत क्या रखी है? वो ऑटो वाला तो 110 रुपए लेता है। हमने सोचा कि गांव वालों के लिए 110 रुपए बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हम सिर्फ 75 रुपए में भरपेट प्लेट दे रहे हैं। शानदार, इतनी कम कीमत पर तो तुम्हारी दुकान छा जाएगी। धीरे धीरे ढाबे पर भीड़ बढ़ने लगी। अगले दिन जब वे सामान लेने जा रहे थे तो उन्हें वही ऑटो वाला मिला जो काफी गुस्से में था। क्या बात है भाई साहब, आज इतनी जल्दी बाजार में? ऑटो वाला, क्या करूं, कुछ अनाड़ियों ने धंधा खराब कर रखा है, अगर जल्दी नहीं आऊंगा तो मेरे ग्राहक उस नए ढाबे पर चले जाएंगे। जय मुस्कुराते हुए, मेहनत कीजिए भाई साहब, हमारी बिरयानी तो 75 रुपए की है, लोग तो वहीं आएंगे। 75 रुपए? तुम लोग डूबोगे और मुझे भी डुबाओगे, इस दाम में तो साइकिल भी नहीं आएगी। तभी मुखिया जी वहां बिरयानी चखने आए। मुखिया जी, वीरू बेटा, सुना है तुम्हारी बिरयानी का स्वाद दूर दूर तक पहुंच गया है, एक प्लेट यहाँ लगाओ और एक मेरे बेटे के लिए पैक कर दो। अभी लीजिए मुखिया जी। वैसे आपका बेटा क्या कर रहा है आजकल? वो तो बस घर पर पड़ा रहता है, नकारा कहीं का। मुखिया जी, बुरा मत मानिएगा, पर अगर उसे कोई काम नहीं सिखाया तो वो पिछड़ जाएगा, उसे भी कुछ काम करने को कहिए। मुखिया जी घर गए और अपने बेटे को डांटा। उनकी पत्नी ने कहा कि आप ही उसके लिए कोई काम ढूंढिए। मुखिया जी ने सोचा कि बिरयानी का काम सबसे बढ़िया है। वे सीधे ऑटो वाले के पास पहुंचे। मुखिया जी, देखो, तुम मेरे गांव में व्यापार करते हो, तुम्हें मेरे बेटे को ये बिरयानी बनाना सिखाना होगा। मुखिया जी, मैं तो गांव छोड़कर जा रहा हूँ, उन लड़कों ने मेरा धंधा चौपट कर रखा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके बेटे को सिखा दूंगा, इससे मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा और आपका बेटा उनका ढाबा बंद करवा देगा। ऑटो वाले ने मुखिया को सब सिखा दिया और चलते चलते एक कड़वा सच बताया। मुखिया जी, बाजार में चिकन बहुत महंगा हो गया है, 75 रुपए में तो घाटा ही होगा, उन लड़कों को अब असलियत पता चलेगी। इधर ढाबे पर वीरू और जय परेशान थे। जय, वीरू, चिकन के दाम तो आसमान छू रहे हैं, अब हम 75 रुपए में बिरयानी कैसे बेचेंगे? चलो माँ से कोई रास्ता पूछते हैं। माँ, बेटा, अगर चिकन महंगा है तो घबराओ मत, आलू डालो, चिकन आलू बिरयानी बनाओ, आलू सस्ता भी है और स्वाद भी बढ़ा देता है। अगले दिन उन्होंने नई बिरयानी बेची और लोगों को वो और भी ज्यादा पसंद आई क्योंकि उसमें आलू का सौंधापन था। ढाबा और भी मशहूर हो गया। तभी एक दिन मुखिया जी ढाबे पर आए। मुखिया जी,
वीरू, ये ढाबा जिस जमीन पर है वो तुम्हारे बाप ने मेरे पास गिरवी रखी थी। अगर यहाँ रहना है तो 1 महीने में मुझे 30,000 रुपए दो, वरना ढाबा खाली करो। वीरू और जय दंग रह गए। उन्हें नहीं पता था कि ये सच है या झूठ। उन्होंने कड़ी मेहनत की और 1 महीने में 30,000 रुपए जोड़ लिए। जब वे मुखिया जी के घर पैसे देने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मुखिया जी एक वकील के साथ बात कर रहे थे। मुखिया जी, वकील साहब, इस ढाबे के जाली कागज मेरे नाम पर बना दो। वो लड़के बेवकूफ हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। काम हो जाएगा मुखिया जी, पर पैसे बहुत लगेंगे। ये सुनते ही वीरू अंदर घुस गए। मुखिया जी, हमें लगा था आप हमारे हितैषी हैं, पर आप तो धोखेबाज निकले। मेरे पास माँ द्वारा सहेजे गए असली कागजात हैं और मुझे पता चल गया है कि मेरे पिता पर कोई कर्ज नहीं था। हम अभी पुलिस को बुलाते हैं और इस वकील का लाइसेंस रद्द करवाते हैं। पुलिस के नाम सुनते ही वकील भाग खड़ा हुआ और मुखिया जी वीरू के पैरों में गिर पड़े। मुझे माफ कर दो बेटा, लालच में आकर मैंने गलत रास्ता चुन लिया था। मैं अब कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मुखिया जी, आप बड़े हैं इसलिए हम बात यहीं खत्म कर रहे हैं, पर याद रखिएगा, ईमानदारी की कमाई ही फलती है। इसके बाद वीरू और जय का ढाबा गांव की सबसे प्रसिद्ध जगह बन गया और वे दोनों अपनी मेहनत और माँ के आशीर्वाद से बहुत कामयाब हुए।